नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंधी शदानी। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने कथित ट्रांसफर पोस्टिंग से सोरेन के तार जोड़ दिए हैं। साथ ही कहा है कि चैट्स के जरिए सरकारी रिकॉर्ड्स और कई अन्य संपत्तियों की जानकारी भी साझा की गई है। बुधवार को 5 दिनों की कस्टडी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता को विशेष अदालत में पेश किया गया था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी की जाति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे पैदा होने के समय ओबीसी से नहीं थे, बाद में उन्होंने अपने समाज को ओबीसी वर्ग में डाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। आप देखो, अब देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ 2 जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर 2 ही जातें हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर 2 ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? भैया सुबह एक नई ड्रेस आती है, उसके बाद दोपहर में अलग, शाम को अलग, और हर रोज अलग अलग अलग। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पता लगा लीजिए, मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको। मेरे फोन पे लिखा है, ये सुनो,
मोदी जी मोद घांची जात के हैं, मोद घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं। नोएडा के किसानों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया। इसी के चलते दिल्ली के सभी बॉर्डर, किसान चौक सहित अन्य कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का काफी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुलिस इन रास्तों से आने जाने वाली हर एक गाड़ी चेक कर रही है। इसी के चलते यातायात काफी धीमी गति से चल रहा है। NH9 पर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसकी वजह से गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक काफी हल्का हो गया है। संसद का घेराव करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे कल 8 फरवरी। जब कोई सुनता नहीं है, सारी बातों का निर्णय हो चुका है। किसानों को ये बनता है, ये नहीं बनता। अरे जो बनता उसे दे दो, जो तुमने मान लिया उसे दे दो, जो बोर्डों में पास कर दिया उसे दे दो, जो कमेटी ने सुझाव दिए उनको दे दो। कौन कह रहा तुम किसानों के साथ उस तरह की बात को मान लो। रही बात हमारे घरों की, तो घर तो हमको भी चाहिए। एक भाई को 10% प्लॉट, एक भाई को 5% प्लॉट, ये कहाँ का न्याय है? सभी को समानता से दे दो। किसी को कुछ मुआवजा, किसी को कुछ मुआवजा, किसी के साथ कुछ हो रहा, किसी के साथ कुछ हो रहा है। अरे कोई नियम है? नहीं है। नियम को ठीक कराने के लिए, किसानों को हक दिलाने के लिए ये कल मूवमेंट होगी। कल हम दिल्ली कूच निश्चित तौर पर करेंगे। घेराव भी करेंगे आप लोग? बिल्कुल घेराव करेंगे जी, संसद का माने नहीं। बात करें क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आप लोग की यहाँ? हमारी, मैं बता रहा हूँ, हमारी अब कोई मांग नहीं है। हमारे जो करार है, जिस पर इनके बोर्ड ने भी सहमति जताई है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना प्राधिकरण में, सब में 10% का मुद्दा पास हो चुका है प्लॉट का। तो क्यों नहीं करते फिर उसको? आबादी निस्तारण के लिए बोर्ड में पास हो चुके, क्यों नहीं करते? हमारा उद्योग चला गया। 5% के प्लॉट जो मिलते हैं हमें, उसमें कॉमर्शियल गतिविधि की छूट क्यों नहीं देते? NTPC का 2200 परिवारों की जमीन गई, 182 को नौकरी दी, क्यों? बाकी क्या है? खैरात बंटती है क्या? एक एक परिवार को 10-10 आदमी नौकरी लग रहे हैं, एक परिवार को कुछ भी नहीं है। तो असंतोष तो उभरता फिर, और ये असंतोष अब सड़क पर है, और सड़क से होता हुआ दिल्ली कूच करेगा पक्का। लगभग कितनी संख्या में पहुंचेंगे आप लोग? हम यहाँ से 15 से 20 हजार आदमी हम दिल्ली कूच करेंगे नोएडा से। ठीक। गौतम बुद्ध नगर के पूरे किसान, नोएडा, यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा और NTPC, सभी किसान दिल्ली कूच करेंगे कल 8 फरवरी को। पाकिस्तान चुनाव से एक दिन पहले बुधवार को बलूचिस्तान में 2 ब्लास्ट हुए। पहला धमाका पिशन शहर में हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आंकड़ों के मुताबिक इसमें 15 लोगों की मौत हुई और 30 घायल हो गए। हालांकि बाद में मरने वाले की संख्या 12 बताई गई है। वहीं करीब 25 लोग घायल हुए हैं। देखिए, ये एक बड़ा अजीब इलेक्शन है, जिसमें पहले से मालूम है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। 2 मेन कैंडिडेट हैं वैसे देखा जाए तो। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, और दूसरे बिलावल भुट्टो, ये भी रेस में है, लेकिन ये बहुत पीछे नजर आते हैं। अब कोशिश नवाज शरीफ की है कि उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हो। दूसरी तरफ एक चीज और भी है, अगर बहुत कोलिशन में हो सकता है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री न बने, बल्कि वो अपनी बेटी मरियम को भी प्रमोट कर सकते हैं। सेहत भी उनकी ठीक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उस कोलिशन को फिर पीछे से चलाना उनके लिए ज्यादा आसान होगा।
वैसे नवाज शरीफ के अब संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं पाकिस्तान की सेना से, फैमिली दोबारा से रिहेबिलिटेट हो गए हैं, उनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, वापस आ गए हैं। वायलेंस का डर है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, शुरू हो चुका है। कल देखना ये है कि किस तरह, खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये दो जगहों पे लगातार वायलेंस चल रहे हैं और आगे भी बढ़ने का। बट एक चीज़ तो तय है, इलेक्शन भले सेना मैनेज कर रही है, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रहा है कल, लेकिन ये है कि बाद में चलाना हो किसी भी इस गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल आएगी। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीरियस है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उसमें गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी। फॉरेन रिजर्व कुल $12 बिलियन का है इस समय, मेरा ख्याल उसी ट्रैक पे रहेगी। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उन्होंने बात की थी कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन जब उनका मैनिफेस्टो आया तो उसमें फिर वही राग उन्होंने लगा कि दोस्ती तो तभी होगी जब भारत ने जो कश्मीर के अंदर ने अमेंडमेंट्स किए हैं उनको वापस ले ले, तभी हमारी बातचीत होगी। अब इसमें कहाँ से होगी? भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत की शर्त है कि दहशत और बातचीत यानी आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चले। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मेरा और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि हमने अयोध्या दीपोत्सव को संभव बनाया, जो एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया। अयोध्या नगरी को पिछली सरकार ने निषेधाज्ञा और कर्फ्यू के दायरे में ला दिया था। सदियों तक अयोध्या को कुत्सित इरादों से अभिशाप दिया गया। हम सिर्फ 3 जगहों की मांग कर रहे हैं जो विशेष स्थान है। अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भाई देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक
उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिकता संहिता कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। यूसीसी बिल पास होने के बाद देहरादून में जोरदार जश्न मनाया गया। यूसीसी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हरीश रावत ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छोटे राज्य में लागू करना ठीक नहीं है। देखिए, हमारी बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि यदि ये विधेयक इतना ही अच्छा है, ये समान नागरिक संहिता का, कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट इतना ही अच्छा है, तो फिर इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित कर रही है? सारे देश के अंदर लागू करें। एक छोटे से राज्य में इतना कल्याणकारी विधेयक लाना और उसको लागू करना, ये तो पर्याप्त नहीं है। पूरे देश को क्यों वंचित रखा जा रहा है? और दूसरी बात, यदि आप विभिन्न समुदायों और समूहों के व्यक्तिगत कानूनों में, व्यक्तिगत परंपराओं में जो रीति रिवाज हैं, उनमें राज्यों को हस्तक्षेप करने देंगे और उनको कानून बनाने की इजाजत देंगे, कॉमन सिविल कोड के आड़ में वो उनको लेजिस्लेशन लाने की इजाजत देंगे, तो इसके परिणाम समाज के लिए, देश के लिए चिंताजनक भी हो सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि इसका दुरुपयोग न हो। जो इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए भी आवश्यक है कि केंद्र सरकार इस तरीके का लेजिस्लेशन लेकर के आए। तो केंद्र सरकार क्यों हिचकिचा रही है, क्यों डर रही है? यदि इतनी ही अच्छी चीज थी तो बजाय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के, इसको श्री आदरणीय अमित शाह जी लेकर के आते। राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 अपनी पूरी ताकत विकसित भारत की नींव को मजबूत करने में लगाएगा। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा।
आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो, बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2, टियर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना। पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लाखों रुपए बच जाएं, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे। इसलिए मैं कह रहा, आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह पर न फहरे। मैं देखने वाला हूं 5 साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युवा की शक्ति। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बृहस्पतिवार को ब्लैक पेपर जारी किया, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ब्लैक पेपर जारी किया। पार्टी ने इसे 10 साल अन्याय काला नाम दिया है। पीएम मोदी ने हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिस पर अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने और उनको बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री को नेहरू की आलोचना करने और नेहरू को बदनाम करने के सिवा और कोई वो काम नहीं कर पाते। जब भी कोई परेशानी आती है उनको, जब भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो नेहरू जी की आलोचना और बदनाम करने में लगे रहते हैं। ये तो चुनावी भाषण था उनका लोकसभा में और राज्यसभा में। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसपे रिजर्वेशन को लेकर बात कर रहे हैं, उसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने सदन में कहा है कि नेहरू वाज अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिजर्वेशन। देखिए, प्रधानमंत्री को नेहरू की आलोचना करने और नेहरू को बदनाम करने के सिवा और कोई वो काम नहीं कर पाते। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, शासन तो दें। चीन पर चुप्पी तोड़े, बेरोजगारी पर चुप्पी तोड़े, महंगाई पर चुप्पी तोड़े। जब भी कोई परेशानी आती है उनको, जब भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो नेहरू जी की आलोचना और बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो ये तो चुनावी भाषण था उनका लोकसभा में और राज्यसभा में। और ये जिस तरीके से व्यक्तिगत बदनाम करते हैं, खड़गे जी का भी बदनाम किया, नेहरू जी का तो छोड़िए, इंदिरा जी का तो छोड़िए, खड़गे जी का भी उन्होंने बदनाम किया। तो ये प्रधानमंत्री पद को शान नहीं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी से इतर फरवरी के दूसरे हफ्ते में भी लोगों को शीतलहर से राहत मिलने के आसार न के बराबर हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। उधर उत्तर भारत के मैदानों में भी कोल्ड वेव का अटैक जारी है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक को, वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।